पार्वती उस वक्त इखलाक अहमद के साथ एक मशहूर शॉपिंग प्लाजा में थी। अचानक उसकी नज़र शॉप पर ख़रीदारी करते वक्त विक्रम पे पड़ी। उसने अपना हुलिया बदला हुआ था, मगर यह तब्दीली इतनी वाजबी थी कि पार्वती उसे आसानी से पहचान गई और तीर की तरह उसकी सिमत बढ़ी। अरे विकी भाई आप! वो उसका बाजू पकड़कर वालहाना अंदाज में बोली। इखलाक भी कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसके पीछे हो लिया। विक्रम उसकी इस हरकत पे घबरा गया था। मैडम आप कौन?" "विकी भाई मैं शुमाइला हूँ, तेरी बहन जिसे तू प्यार से पारो कहता था, इतनी जल्दी भूल गए?" नहीं मगर आप तो..." "बस विकी भाई, बड़ी मुश्किल से उस जहन्नुम से जान छुड़ाई है। आप तो जानते ही हैं, अब तो मैंने शादी कर ली है। ये हैं मेरे शोहर इखलाक साहब।" उसके इशारे कुनाइये में की गई गुफ्तगू बड़ी आसानी से विक्रम के पल्ले पड़ गई थी। "आदाब भाईजान।" उसने इखलाक की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जो उसने बेदीली से थाम लिया। "अच्छा पारो, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आऊँगा, फ़िलहाल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ।" "बात का क्या मतलब?" वो हुफ़्की से बोली। "शाम का खाना आपने हमारे साथ खाना है। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं खुद ही राब्ता कर लूँगा।" विक्रम एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। पार्वती अपना फ़ोन नंबर बताते हुए बोली, "अगर मिर्ज़ा अंकल फ़ारिग हों तो उन्हें भी साथ लेते आना, मैं उन्हें बता दूँगा, बाकी उनकी मर्ज़ी।" "चलो ठीक है, लेकिन आज शाम का खाना भूलना मत।" "ठीक है गुड़िया।" उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए उसने इखलाक से अलविदाई मुसाफा किया और वहाँ से रुखसत हो गया। "चलो जी घर चलते हैं।" विक्रम के रुखसत होते ही वो इखलाक से बोली। उसका अंदाज़ा था कि पाशा से मशवरा लेते ही विक्रम का फ़ोन आ जाना था। "इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं और फिर मैंने चंद ज़रूरी काम भी निपटाने हैं। पहले मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर जो मर्ज़ी आए करते रहो।" वो झगड़ालू बीवियों के से अंदाज में बोली। "चने सरकार।" वो मुस्कुराता हुआ बोला। "चंद दिनों में ही उसने इखलाक को अपना गर्विदा कर लिया था। वैसे इससे पहले तूने अपने सुतेले भाई का जिक्र कभी नहीं किया।" "सुतेला जो ठहरा, यूँ भी ये 6-7 साल से मुल्क से बाहर था, तो क्या वहाँ उससे राब्ता नहीं था? जब भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो वो अपनी सगी बहनों के नहीं रहते, ये तो फिर सुतेला है।" अभी ये अल्फाज उसके होंठों पे थे कि उसके सेलफोन की घंटी बजी। ये कीमती सेट उसे इखलाक ने तोहफे में दिया था। स्क्रीन पर उसे एक नया नंबर चमकता नजर आया। अंदरूनी मुसरत पे काबू पाते हुए उसने कॉल रिसीव की। "पारो, मैं विकी बोल रहा हूँ।" उसे विक्रम की मोहतात आवाज़ सुनाई दी। "हाँ विकी भाई, खैरियत? मैंने सोचा आपका नंबर चेक कर लूँ, इस बहाने मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, शाम को आना ना भूलना।" "ठीक है, मैं आ जाऊँगा," कहकर विक्रम ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। उसे गेट पर उतारते हुए इखलाक तो वापस मुड़ गया और वो गेट को अंदर से बंद करते हुए मोबाइल निकालकर बेसब्री से विक्रम का नंबर डायल करने लगी। उसके हेलो करते ही वो बोली, "विक्रम, अब मैं अकेली हूँ।" "पार्वती, ये क्या चक्कर है? मैं तो सख्त हैरान हूँ।" "विक्रम भाई, भगवान का शुक्र है कि मैं उस नर्क से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। मगर कैसे? यही जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ, बल्कि मैं क्या, महाराज भी सख्त हैरान है।" जवाबन वो मुख्तसर अल्फाज में उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। "वेरी गुड।" उसकी बात ख़त्म होते ही वो खुशकुन लहजे में बोला, "अब क्या इरादा है?" "अब तो जो महाराज का हुक्म होगा, आप उससे मेरी बाबत पूछ लें या फिर मैं खुद उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ, उसका नंबर मुझे नोट करा दें। वैसे आपकी मौजूदा जगह कैसी है?" "छुपने के लिए बहुत आला जगह है, तो फ़िलहाल यहीं रहो। मज़ीद मैं महाराज से पूछकर आपको बतला दूंगा, बल्कि खुद ही पूछ लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ।" वो उसे पाशा का नंबर नोट कराने लगा। नंबर नोट करके वो बोली, "महाराज से मिलने को बहुत मन कर रहा है, उसका एड्रेस भी नोट करवा दो, ताकि मैं अभी उनसे मिल लाऊँ, या फिर यूँ करो शाम को उन्हें भी साथ लेते आओ। मेरे पास सिर्फ फ़ोन नंबर है, जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बाकी आप खुद उनसे मालूम कर लें कि इस बारे में उनकी क्या राय है।" "चलो ठीक है, उनसे मैं खुद बात कर लेती हूँ।" वो कॉल मुनक़ते करती हुई पाशा का नंबर डायल करने लगी। "ठीक है, तुम एहतियात से उस आदमी की निगरानी जारी रखो। मेरा ख्याल है हम मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं।" आतिफ इलियास की सारी बात सुनते ही जोश से बोला। "शौकत उसके ताक़ुब में है सर। पार्वती का नंबर तो नोट कर लिया था ना?" "जी सर, रश की वजह से उस वक्त मैं उनके करीब ही था।" "ओके, मुझे भी ये नंबर नोट करा दो।" और नंबर नोट करते ही आतिफ उससे राब्ता मुनक़ते करके इरफान का नंबर डायल करने लगा। "जी सर।" उसे इरफान की आवाज़ सुनाई दी। "इरफान, ये नंबर नोट करो और इसमें आने वाली सारी कॉलें रिकॉर्ड करो।" "जी सर, और कुछ?" "फ़िलहाल नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर तैयार हो, क्योंकि पार्वती ने आज अपने एक आदमी को ढूंढ लिया है, शायद जल्दी कोई हलचल हो।" "ये नंबर उसी बंदे का है?" "नहीं, ये पार्वती का नंबर है, लेकिन इस नंबर पे लाज़मन उस आदमी की कॉल आएगी।" "ठीक है सर, मैं समझ गया।" "ओके, कोई भी अहम बात फ़िलफ़ौर मुझ तक पहुँचानी है, इस दफ़ा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।" "इंशाल्लाह सर।" उससे राब्ता मुनक़ते करके वो सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करने लगा। "जी आतिफ मियाँ।" सिद्दीकी साहब ने कॉल अटेंड की। जवाबन उसने सारी तफसील उसके गोशे गुजार कर दी। "गुड, इसका मतलब है तुम्हारी तदबीर कामयाब रही?" "अल्हम्दुलिल्लाह सर।"
और पुलिस के केस का क्या बना? फिलहाल तो हमीद के जिम्मे लगा दिया कि वो इस सारे मामले की छानबीन कर दे, मगर मेरा अंदाज़ा यही है कि हम लकीर पीट रहे हैं। शाम कब का निकल चुका है। वो इमारत भी किसी फर्जी आदमी की मलकियत निकली। चलो अच्छा किया, और हमीद को ये भी बता दो कि चंद दिन में अगर कोई मुस्बत नतीजा निकल आए तो ठीक है, वरना वहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। दुश्मन ने पुलिस को इस्तेमाल करना था सो कर लिया, अब शायद वो इधर का रुख भी ना करें। अलबत्ता मौजूदा मामले को तुम खुद हैंडल करो, क्योंकि इस दफ़ा अगर वो बच निकलने में कामयाब होगी तो फिर उनका हाथ आना शायद मुमकिन ना हो सके। ठीक है सर, और कुछ? नहीं, बस मुझे अपडेट रखना। ओके सर। उसने राब्ता मुनक़ते किया और हुलिया बदलकर इखलाक के घर की तरफ रवाना हो गया ताकि उस सारी कार्रवाई को हैंडल कर सके। अगर सिद्दीकी साहब उसे ये ना कहता तब भी उसने यही करना था कि इस मर्तबा वो हल्का सा रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। अच्छा हो गया, हकीकत में शायद तुझे शादी का मौका ना मिलता। चलो यूं ही सही। पार्वती की सारी कहानी सुनकर पाशा हंसता हुआ बोला, वैसे बलूनत के बारे में कोई खैर खबर? दौराने कैद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। दौड़ते वक्त मैं उसे तलाश न कर सकी कि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और ना ही इतनी जुर्रत कि मैं वहाँ दनदनाती फिरती। सही कहा। मेरी ये हरकत आपको बुरी तो नहीं लगी? इसमें खफा होने की क्या बात है? तुम अपनी जान बचा कर आ गई हो, यही काफ़ी है। महाराज, आपसे मिलने को बड़ा मन कर रहा है तो आ जाओ ना, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पति देव को नागवार ना हो। महाराज, आप भी ना बस। वो बेसाख्ता कहका लगा के बोली, वैसे अभी तक शादी का सिर्फ वादा ही हुआ है, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मजाक के अलावा हालात जब तक बेहतर नहीं होते तुझे वहीं रहना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा महाराज। वैसे मेरी नज़र में तो आपके चरणों से बेहतर कोई जगह नहीं है। बस चंद दिन की बात है पार्वती, भगवान ने चाहा तो जल्दी हम इकट्ठे होंगे। आपसे मिलने के लिए कब आ जाऊँ? मैं तो कहता हूँ अभी आ जाओ, वरना जब टाइम मिले आ जाना। ठीक है, मैं कल आऊँगी। एड्रेस क्या है? और पाशा उसे अपना एड्रेस बताने लगा। महाराज, बहुत दूर ठिकाना बनाया है। क्या करें पार्वती, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमें छुपने पे मजबूर होना पड़ा। बहरहाल इस बात का मैं वो बदला लूँगा कि उनकी नस्लें याद करेंगी। पार्वती कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी थी कि उसे गेट पे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से बोली, महाराज, इखलाक वापस आ गया, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। हाँ भाई, आखिर तेरा मिजाजी खुदा बनने वाला है। पाशा ने उस पर चोट करते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया। वो भी हंसते हुए गेट की सिमत पड़ गई। सर, पार्वती से एक आदमी ने अभी बात की है जिसे वो महाराज कहकर मुखातिब कर रही थी। उसने अपना एड्रेस भी पार्वती को नोट करा दिया। पार्वती कल उससे मिलने जाएगी। वेरी गुड इरफान, यही तो उनका सरगना है। तुम एड्रेस बताओ। आतिफ का लहजा मुसरत से पुर था। इरफान ने एड्रेस बताते हुए कहा, इसका मतलब है कल पार्वती और महाराज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाएगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? आतिफ ने उसे झिड़का। बेवकूफ़, एक एक लम्हा कीमती है। मैं ऑफिस वापस आ रहा हूँ, तुम तमाम को इकट्ठा करो। उसी वक्त उसकी सरकोबी के लिए जाना है। और उस विक्रम नामी आदमी का क्या करना है? शौकत उसकी निगरानी कर रहे हैं। राशिद को भी उसके पास भेज दो। उनसे कहना हमसे राब्ते मेरे जैसे ही हम अपनी कार्रवाई शुरू करें, उनका भी काम है कि उसे गिरफ्तार कर लें। ठीक है सर, मैं अभी उन्हें पास कर देता हूँ। ओके, मेरे आने तक तुम सब तैयार हो। मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। राब्ता मुनक़ते करके उसने पार्वती के घर की निगरानी पे मुतय्यन दोनों आदमियों को भी ऑफिस चलने का हुक्म दिया कि पार्वती का वहाँ से चले जाने का कोई इम्कान नहीं था, और ख़ुद भी ऑफिस रवाना हो गया। 1 घंटे में तमाम ऑफिस में इकट्ठे हो गए थे। 15 मिनट की मुख्तसर ब्रीफिंग के बाद वो पाशा की सरकोबी के लिए रवाना हो गए। मतलूबा जगह पे पहुँचते ही आतिफ उन्हें हदायत देने लगा। इरफान, इमरान और सुहेल को साथ लेकर तुम उस मकान की अकबी सिमत चले जाओ। हमीद, तुमने और जुल्फ़िकार ने मतलूबा मकान के दाएं तरफ के घर में घुसना है, और ज़फ़र, तुमने इलियास के साथ बाएं तरफ के घर में घुसना है। अख्तर और इशफाक मेरे साथ सामने से जाएंगे। किसी का कोई डाउट? नो सर। तमाम फर्दन वायरलेस पे बोले। इरफान, राशिद और शौकत को भी बता दो कि हम कार्रवाई शुरू करें हैं। ओके सर। ठीक है, तुम अपनी गाड़ी अकबी सिमत में ले जाओ। बाकी तमाम ने तो सामने की तरफ से ही जाना है। ऑन लोकेशन सर। चंद मिनट बाद ही वायरलेस सेट पे इरफान की आवाज़ गूंजी। आतिफ का इशारा मिलते ही हमीद और जुल्फ़िकार पाशा के मकान के दाएं घर की दीवार फलांग गए, जबकि ज़फ़र और इलियास बाएं तरफ के मकान की दीवार फलांग के वो दरवाजे पे दस्तक देकर वक्त ज़ाया करने की पोजीशन में नहीं थे। आतिफ ने अपने साथियों के साथ मकान के सामने की दीवार अबूर की। अगले ही लम्हे वो घर के अंदर थे। वो मकान 2 कमरों और एक बरामदे पे मुश्तमिल था। मकान का छोटा सा सहन खाली पड़ा था। उनके दीवार से नीचे कूदने की हल्की सी धप सुनाई थी, जिसे सुनकर एक आदमी ने बाहर झांका और उन्हें देखते ही उसकी आंखें खौफ से फैलती गईं, मगर सिर्फ ये एक लम्हे के लिए था। अगले लम्हे उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर जो कोई भी है चुपचाप हाथ सर पे रख कर बाहर आ जाए। दरवाजे से साइड पे होके आतिफ आवाज़ बुलंद बोला, मगर कोई सरगर्मी नज़र न आती देखकर वो एक मरतबा फिर ज़ोरदार लहजे में बोला,
मैं 10 तक गिनूंगा, अगर कोई बाहर ना आया तो मैं दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दूंगा। 1 2। वो बुलंद आवाज़ से गिनने लगा। वो बामुश्किल 5 तक ही गिन पाया था कि उसे एक आदमी की गम और गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी। पार्वती, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम गद्दारी करोगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरु की जान बेच दी। अपने वतन की आन को तूने खाक में मिला दिया। मैं तुझे शराब करता हूँ, मेरी आत्मा ज़रूर तुमसे इंतकाम लेगी। वो फ़ोन पर पार्वती से मुखातिब था। उसकी बातें सुनते ही आतिफ को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। पार्वती की निगरानी ख़त्म करके उसने नादानी का सबूत दिया था। इतनी भोली ना बनो, सीआई मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आतिफ के कानों में वही आवाज़ एक मर्तबा फिर गूंजी। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया कि आतिफ को उसकी धाड़ सुनाई थी। झूठ मत बोलो। आतिफ ने अख्तर और आमिर को दरवाज़ा तोड़ने का इशारा किया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उनकी जज्बाती गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ होता। अख्तर और आमिर दरवाजे से चंद कदम पीछे हटे और फिर एक साथ दौड़ते हुए उन्होंने अपने कंधों की ज़ोरदार ज़रब दरवाजे पे लगाई और दरवाजे की कुंडी एक ही ज़रब से टूट गई थी। वो लड़खड़ाते हुए अंदर जा गिरे। गोली चलने का ज़ोरदार धमाका हुआ, मगर ज़मीन पर गिरने की वजह से वो दोनों किसी भी नुकसान से महफूज रहे थे। इससे पहले कि उन पर दोबारा गोली चलाई जाती, उनके हाथों में मौजूद पिस्टल गरजे। उन्होंने जानबूझकर दुश्मनों की टांगों को निशाना बनाया। आतिफ के कानों में एक आदमी के चीखने की आवाज़ आई और वो जुस्त लगाकर अंदर दाखिल हो गया। खबरदार अगर किसी ने हरकत की कोशिश की। वो धाड़ा। आमिर और अख्तर भी उसको देखकर खड़े हो गए थे। आतिफ ने एक सेकंड में सूरत हाल का जायजा ले लिया। एक बंदे को सर में गोली लगी थी। वो शायद अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुका था, लेकिन इसकी बदकिस्मती आड़े आ गई थी कि आमिर पार्टी उनको जिंदा पकड़ने के ख्याल से उनकी टांगों पे फायर कर चुके थे। अगर वो खड़ा रहता तो सिर्फ जख्मी होता। दूसरा आदमी अलबत्ता महफूज रहा था। हाथ में रिवॉल्वर थामे वो अजीब मखमसे में दिखाई दे रहा था। तुम रिवॉल्वर फेंक कर अपनी जान बचा सकते हो, आतिफ उसकी जानिब पिस्टल तानते हुए बोला। उसने खाली खाली नज़रों से अपने साथी की लाश को देखा, फिर आतिफ और उसके साथियों की तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया और भराई हुई आवाज़ में बोला, इस हार से मौत बेहतर है। पार्वती, अलविदा। उसका इरादा समझते हुए आतिफ ने हर एहतियात बलाए ताक रखते हुए उसकी जानिब छलांग लगाई, मगर उससे देर हो गई थी। वो कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल लगाकर फायर कर चुका था। उसी वक्त उसे कमरे के बाहर से इरफान की आवाज़ सुनाई दी। सब खैरियत है ना सर? हाँ खैरियत है, अंदर आ जाओ, आतिफ के बजाय आमिर बोला। इमरान और इरफान अंदर दाखिल हुए। क्या रहा? इमरान मुस्तबसर हुआ। यही दोनों थे, अपने भगवान के पास पहुंच गए हैं। अब शायद अगले जन्म में ही हमारे साथ आएँ, आमिर मज़ाहिया लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आतिफ के अलावा तमाम हंस पड़े थे। आतिफ बोला, इरफान, शौकत से पता करो उनके मिशन का क्या हुआ। जी सर, कहते हुए इरफान शौकत से रब्ता करने लगा। शौकत क्या रहा? उसे शौकत की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। हम कामयाब रहे इरफान भाई, गुड हो गया। उसे लेकर गेस्ट रूम पहुंचो, हम आ रहे हैं। उसे को एक आदमी पार्वती की निगरानी के लिए भी चला जाए। आतिफ का ये हुक्म इरफान शौकत को बताने लगा। इमरान ने पूछा, इन लाशों को क्या करना है? पुलिस खुद उठा लेगी, तुम दोनों कमरों की तलाशी लो और आमिर तुम बाकी तमाम को पास कर दो कि ऑफिस पहुंच जाए। ये कहकर वो खुद भी बाहर की तरफ चल पड़ा। सरगना की खुदकुशी उसे हजम नहीं हो रही थी। अख्तर उसके साथ कदम मिलाते हुए बोला, सर, पार्वती के कानों के जेवर में तो इंडिकेटर फिट है ना, वो कहाँ छुप सकती है? पर खुरदार, पहली बात तो यह है कि तेरे एक हम जिन्स इखलाक साहब की मेहरबानी से पार्वती की जान उस इंडिकेटर से छूट चुकी है, क्योंकि उसके कानों में आजकल इखलाक साहब के दिए हुए झुमके हैं। और दूसरी बात यह कि मुझे पार्वती की नहीं, अलबत्ता उसके महाराज की मौत की परेशानी। अगर ये जिंदा हाथ आ जाता तो कम अज़ कम इनके बाकी मानदा कारंदे तो गिरफ्तार हो जाते। इरफान ने कहा, सर, हो सकता है जिस बंदे को शौकत पार्टी ने गिरफ्तार किया उससे हमें इस बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। शायद। आतिफ का लहजा बुझा बुझा सा था। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद ये नाकामी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ज़रा भी शुबा होता कि वो खुदकुशी कर लेगा तो वो पहले से उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर करता, और अब उसकी आखिरी उम्मीद विक्रम नामी आदमी था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो इरफान से बोला, इन दोनों की लाशें भी उठवा लो, बलूनत से इनके सरगना की मौत की तस्दीकी कर लेंगे, कहीं असल सरगना कोई और ना हो। इरफान, जो उसके साथ गाड़ी में बैठ गया था, जी सर कहते हुए नीचे उतर गया और उसने बेदिली से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोबाइल की घंटी बजते ही पार्वती ने मोबाइल स्क्रीन पे नज़र डाली। उसे स्क्रीन पे पी चमकता नज़र आया। इसका मतलब था कि वो कॉल पाशा की जानिब से थी। वो उस वक्त इखलाक के साथ एक ही सोफे पे बैठी टीवी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी।
एक मरतबा तो उसका इरादा कॉल मुनक़ते करने का हुआ, मगर फिर ये सोच कर कि ये बात इखलाक को शक में डाल देती, उसने मोबाइल कान के साथ लगा लिया। दूसरी जानिब से पाशा के अल्फाज सुनते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो कहाँ और किसके साथ है। क्या हो गया महाराज? इतनी भोली ना बनो, सीआई मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। उसके महमो गुमान में भी नहीं था कि पाशा एजेंसी के काबू में आ सकता है। वो गलूगेर आवाज़ में बोली, महाराज भगवान की सौगंध कि मुझे कुछ भी खबर हो, अगर ये सब कुछ हुआ भी है तो मेरी बेखबरी में हुआ है। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं मर तो सकती हूँ, आपको धोखा देने का ख्याल जहन में नहीं ला सकती। राम कसम महाराज, मैंने मुखबरी नहीं, आप मेरा यकीन करें, मैं गद्दार नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। महाराज मेरा यकीन करे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने दरवाजे को टक्कर मारी हो। उसके साथ गोली का धमाका हुआ। उससे मुतसिल 2 और धमाके हुए और उसके कानों में एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई जो उसके अंदाजे के मुताबिक चंद्रपाल की थी। महाराज, महाराज क्या हो रहा है? हाय राम भली कर, तुम रिवॉल्वर फेंक कर अपनी जान बचा सकते हो। यह आवाज़ लाखों में पहचान सकती थी। ये उसे खूबरू जवान की आवाज़ थी जिसने उससे पूछगिछ की थी। इस हार से मौत बेहतर है, पार्वती अलविदा। उसके कानों में पाशा की मायूसी भरी आवाज़ आई। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मगर उसका फिक्रा पूरा होने से पहले उसे एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। पार्वती का जहन माउफ सा हो गया। मोबाइल से अब भी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। कोई दूर से बोला था, सब खैरियत है ना सर? हाँ खैरियत है, अंदर आ जाओ। एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। क्या रहा? यही दोनों थे अपने भगवान के पास पहुँच गए। अब शायद अगले जन्म में ही हमारे आते हैं। इरफान, शौकत से पता करो उनके मिशन का क्या हुआ। जी सर कहकर वही आदमी किसी से फ़ोन पे मुस्तफसर हुआ। शौकत क्या रहा? गुड हो गया, उसे लेकर गेस्ट रूम पहुँचो, हम आ रहे हैं। उसे को एक आदमी पार्वती की निगरानी के लिए भी चला जाए। यह आवाज़ उसे होश की दुनिया में ले आई। मोबाइल ऑफ करते हुए उसने दाएं बाएं देखा। इखलाक उसकी तरफ मतवज्जे था। उसके चेहरे पे दुनिया जहान की हैरानी छाई हुई थी। उसे कॉल मुनक़ते करते देखकर वो मुस्तफसर हुआ। शुमाइला, क्या बात, किससे बात कर रही हो? खैर तो है? हाँ, वो चौंक गई थी। शुमाइला, कौन है ये महाराज? तुम्हारी गुफ्तगू मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मिस्टर इखलाक, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे इतने दिन ठिकाना मुहैया किया। अब आपसे बिछड़ने का टाइम आ गया। मेरे बारे में तुम्हें तुम्हारे हम वतन आकर बता देंगे। ये कहते ही उसने पाँव में चप्पल पहनते हुए बाहर का रुख किया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इखलाक की गलतफहमी दूर करती रहती। शुमाइला, शुमाइला, इखलाक ने वहशत भरे लहजे में पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करके दौड़ती चली गई। ज़िंदगी बचाने की जबलत उसके अंदर पूरी शिद्दत से उभर आई थी। पाशा की मौत का सदमा इतना ज़्यादा नहीं था कि वो अपने दिफा से गाफिल हो जाती। ये खबर तो उसके लिए खुशी का बायस बनी थी कि उस वक्त कोई भी उसकी निगरानी पे मुतय्यन नहीं था और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसका तेज़ तरार दिमाग सरहद से उस नतीजे पे पहुंच चुका था कि वो गफलत और नादानी में सीआई के हाथों इस्तेमाल होती रही थी। यही वजह थी कि वो उनके चुंगल से निकल नहीं पाई। वो दौड़ते हुए बैरूनी गेट तक आई और गेट से बाहर आते ही तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। वो जल्द अज जल्द वहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। इखलाक उसे आवाज़ें देता हुआ सहन तक उसके पीछे आया। उसके गेट से बाहर निकलते उसके जहन में जाने क्या आया कि वो भी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे हो लिया। वो उसे एक जानिब तेज़ तेज़ कदमों से जाती दिखाई दी। गाड़ी उसके करीब ले जाके बोला, शुमाइला बैठो, कहाँ जाना है, मैं छोड़ आता हूँ। उसका इल्तिजाइया लहजा सुनकर वो कार के करीब होकर बोली, प्लीज़ इखलाक तुम चले जाओ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। मुझे एक सपना समझ के भुला देना। शुमाइला, गाड़ी में तुम यहाँ से जल्द निकल सकती हो और मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊँगा। मुझे पता है तुम्हारा ताल्लुक़ किसी मुजरिम तंजीम से है। तुम्हारा नाम भी शुमाइला नहीं है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आखिरी दफ़ा तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। प्लीज़ बैठ जाओ, देर हो रही है, ये ना हो तुम्हारे दुश्मन यहाँ पहुँचे। पार्वती एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर उसके साथ बैठ गई। शुक्रिया, कहाँ जाना है? वो ज़ख्मी लहजे में मुस्तफसर हुआ। बस यहाँ से निकलो, वो मुख्तसरन बोली और इखलाक ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार में खामोशी छाई रही। दोनों सोचों में गुम थे। कुछ दूर आने के बाद वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, बस यहीं उतार दो। गाड़ी रोककर इखलाक ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें मौजूद सारी रकम निकालकर पार्वती की तरफ बढ़ा दी। ये रख लो, काम आएंगे। अगर मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास से कॉल कर लेना, जहाँ कहो कि रकम पहुँचा दूंगा। इसके अलावा भी मेरी किसी किस्म की मदद दरकार हो, मुझे हर दम तैयार पाओगी। बाकी ये तो मुझे मालूम है कि तेरा मेरा मिलाप नामुमकिन है, मगर फिर भी हमेशा मुझे मुंतज़िर पाओगी, हमेशा। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई। पार्वती के पास उन जज्बाती बातों का वक्त नहीं था। वो जल्द अज जल्द उससे और हर उस चीज़ से जिसकी मदद से सीआईयू से तलाश कर सकती थी दूर जाना चाहती थी, मगर इखलाक की मोहब्बत देखते हुए उसने तसल्ली के 2 अल्फाज बोलने ज़रूरी समझे।
इखलाक साहब, काश मैं तेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकती। मुझे मजबूर समझते हुए माफ़ कर देना, अपना ख्याल रखना। ज़िंदगी ने मोहलत दी तो मैं एक दफ़ा ज़रूर तुम्हारी मेहरबानियों को शुक्रिया अदा करने आऊँगी। और हाँ, अगर कोई सरकारी आदमी मेरे बारे में तफ्तीश करता हुआ आए तो जो तुम्हें मेरे बारे में मालूम है उसे सब कुछ सच सच बता देना, कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। गुड बाय। उसके हाथ से रकम लेकर उसने उसकी हथेली पे एक बोसा दिया और गाड़ी से नीचे उतर गई। जल्दी वो बाजार की भीड़ में गुम हो गई थी। जब तक वो नजर आती रही, इखलाक में ही गाड़ी रोके उसे देखता रहा। वो उसकी ज़िंदगी में ख्वाब की सूरत दाखिल हुई थी और ख्वाब तो होता ही टूटने के लिए है। विक्रम केस से हासिल की गई मालूमात की रोशनी में आतिफ ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर दर्जन भर आदमी गिरफ्तार कर लिए थे। ये बात उसके लिए हद दर्जा खुशी का बायस बनी कि पाशा के तमाम अहकाम विक्रम के वास्ते से ही उनके मातहतों तक पहुंचते थे, इसलिए विक्रम के पास तमाम आदमियों के एड्रेस मौजूद थे। पाशा की लाश को भी विक्रम और बलूनत ने शनाख्त कर लिया था। पार्वती अलबत्ता उसके हाथ से निकल गई थी और उसमें सरासर उसका अपना कसूर था। अगर वो एक आदमी भी उसकी निगरानी पे मामूर रखता तो वो कभी भी भाग ना सकती। उस वक्त वो सिद्दीकी साहब के ऑफिस में बैठा उसे तमाम तफसील बता रहा था। कोई बात नहीं आतिफ मियाँ, वो ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद छोटी मोटी नाकामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए उसे नज़रअंदाज करते हुए तुम बाबर सलीम के बारे में कुछ सोचो कि उसका क्या करें। 2 बंदे उसकी निगरानी कर रहे हैं, कल तक उसे अगवा कर लेंगे। ये फैसला तो आप लोग बहुत पहले कर चुके हो कि उसे अगवा करना है, बल्कि मुझे तो आपने बताया था कि उसे ब्लैकमेल करते हुए अपने पास बुलाना है। जी सर, इरादा तो कुछ ऐसा ही था, मगर बीच के चंद दिन पाशा ग्रुप की सरगर्मियों की नज़र हो गई। अब दोबारा से उसकी निगरानी शुरू कराई है। बस आज का दिन है उसके पास, कल इंशाल्लाह वो गेस्ट रूम में होगा। ओके, विश यू गुड लक। बदरुद्दीन साहब को मैं तमाम कारगुजारी सुना देता हूँ, आप अपना काम जारी रखें। वो जी सर कहता हुआ सिद्दीकी साहब के ऑफिस से निकल आया। उसके ऑफिस में इरफान और इमरान उसके मुंतज़िर बैठे थे। सिद्दीकी साहब के पास जाने से पहले उसने उन्हें मशवरे के लिए बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम। वो अपने ऑफिस में दाखिल होता हुआ बोला। वालेकुम सलाम सर। वो दोनों उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सॉरी यार, मुझे कुछ देर होगी। कोई बात नहीं सर। अच्छा, आप लोगों को बुलाया इस मकसद से है कि बाबर सलीम के बारे में कुछ सोचा जाए। इसका मसला काफ़ी दिनों से लटक रहा है। मेरा ख्याल है कल उससे भी निमट लिया जाए। शौकत और हमीद को मैंने उसकी निगरानी के लिए भिजवा दिया। वैसे उसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी कि ये निगरानी तो हम पहले भी करते रहे हैं, फिर भी उस पर हाथ डालने से पहले मैंने मुनासिब समझा कि एक मरतबा फिर उसके मामूलात का जायज़ा ले लिया जाए। हम दोनों भी इसी मौजू पर तबादले ख्याल कर रहे थे। तो फिर क्या फ़ैसला किया? सर, हमारा तो ख्याल है कि लंबे पकेड़े में पड़ने के बजाय उसे फ़ोन करके ये धमकी दे देते कि वो इतनी रकम लेकर अकेला फला मकाम पे आ जाए और हम ब्लैकमेल करने वाला सारा मवाद उसके हवाले कर देंगे। इस सिलसिले में पाशा ग्रुप का तरीका ज़रा मुख्तलिफ था। अगवा बराए तावान में तो वो मगवी के अकरबा से फ़ोन पर बात कर लेते थे। ऐसे केसेस में वो फ़ोन के बजाय अपना आदमी या कोई रुका चिट्ठी भेजकर अपना मुतालबा मतलूबा फ़र्द तक पहुंचाते थे और अदायगी के तरीके में भी मतलूबा फ़र्द की मर्ज़ी होती थी कि वो जिस तरह चाहे उनका मुतालबा पूरा कर ले। यह नया तरीका उसे शक में भी मुब्तला कर सकता है। अगर उसने इस जुम्मन में किसी को अपना राजदार बना लिया तो इस सारी जदोजहद का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इरफान ने मशवरा देते हुए कहा, क्यों ना हम नए गाहक बनकर उससे मामला तय करें। इस बहाने हम उसे किसी भी जगह बुलाने से उसकी नज़र में मशकूक भी नहीं ठहरेंगे। नहीं, दौलत के लिए वो कभी भी ये काम नहीं करेगा और अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी जाए तभी वो हम पे एतबार क्यों करने लगा। हम पाशा ग्रुप के वास्ते से बात कर लेंगे। इरफान अपनी बात पे बज़िद था। नहीं, इस तरह मामला और भी उलझ जाएगा। वो समझेगा कि अब उसका राज फाश हो गया। हो सकता है इंतहाई इक़दाम के तौर पर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करे या अपने ताल्लुकात के बल पर अकड़ जाए और बिल पर। और ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तबका कानून को कैसे पामाल कर आए। अगर ऐसी बात ही तो पाशा ग्रुप ने उसे कैसे इस्तेमाल किया। पाशा ग्रुप ने दौलत नहीं बल्कि पार्वती जैसी हसीन लड़की को इस्तेमाल किया था। बाबर सलीम कानून से ज़्यादा अपनी हया सोज वीडियोज़ और तस्वीर से घबरा गया था। चलो हम भी उसी पुराने मवाद को इस्तेमाल कर लेते हैं। इरफान उससे मुत्तफिक हो गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि उसे उस जगह नई पार्टी का तरीका काम नहीं आएगा। सर, क्यों ना जो बंदे गिरफ्तार किया उनमें से उस बंदे को इस्तेमाल करें जो हकीकत में ब्लैकमेलिंग वगैरह करता रहा हो। काफ़ी देर से खामोश बैठे इमरान ने गुफ्तगू में शिरकत की। एक लम्हा सोचकर आतिफ उसके मशवरे को मुस्तरद कर दिया। नहीं, ये ठीक नहीं। इस तरह उसे आज़ाद करने का रिस्क लेना पड़ेगा और ऐसी सूरत में वो लाजमन फ़रार होने की कोशिश करेगा। ख्वामखा की टेंशन। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप एक मरतबा फिर उनसे तरीक़ेकार समझ लो ताकि बाबर सलीम को तरीक़ेकार बदलने से शक ना हो जाए और इस काम के लिए आदमी अपना जाएगा, बल्कि तुम दोनों ही जाओगे।
बिल्कुल ठीक, इमरान बोला और वो आतिफ से इजाज़त लेकर जाने के लिए खड़े हो गए। इखलाक की नज़रों से ओझल होते ही पार्वती ने टैक्सी पकड़ी और वहाँ से दूर निकल आई। सबसे पहले तो उसने मार्केट जाकर अपने लिए नकाब खरीदा। साबका तजर्बे की बदौलत उसे पता था कि सीआई के आदमी नकाब पोश ख़वातीन की हरकत पे ज़्यादा गौर करेंगे, खसूसन अकेली नकाब पोश ख़वातीन पे तो वो खसूसी तवज्जो देते। मगर इसके अलावा जल्दी में वो और कुछ ना सोच सकी। उसका इरादा मुस्तकिलन हुलिया बदलने का था, लेकिन ये काम वो कोई ठिकाना ढूंढने के बाद ही कर सकती थी। पहले तो उसने किसी होटल में कमरा लेने का सोचा, मगर उसके लिए उसे नकाब उतारनी पड़ती, वरना इस हालत में वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती, जो वो नहीं बनना चाहती थी। अचानक उसके ज़हन में कराची को आर्जी तौर पे छोड़ने का ख्याल आया कि यही एक ऐसी सूरत है जिसमें वो सीआई की नज़रों से ओझल रह सकती थी। गो वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सीआई के आदमी हर बड़े शहर में मौजूद हैं और उसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि उनके पास पार्वती की तस्वीर और ज़रूरी कवायद भी भेज दिए गए होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बड़े शहर में ही जाती, वो किसी गांव देहात में छुपकर भी वक्त गुजार सकती थी। एक लम्हे के लिए तो उसने इंडिया वापस जाने का सोचा, मगर इस तरह उसे दोबारा राह के लिए काम करना पड़ता और अपनी ड्यूटी उसे मालूम थी। अयाश परस्त जिनसी मरीज हर हिरसो वश शहूद के पुतले उन पापियों को लुभाते लुभाते वो थक पड़ गई थी और अब किसी एक का हो जाना चाहती थी। उसके लिए इस्माइल शाह से बढ़कर कोई नहीं था। वो पहला मर्द था जिसके लिए उसके दिल में लतीफ़ जज्बात जागे थे। वो उसके ख्वाबों का मरकज़ था। वो कोई बाइस्मत दोशीज़ा नहीं थी, लेकिन अब वो अपने शाजी के लिए सब कामों को तर्क करने का अहद कर चुकी थी। वो जानती थी कि दौरान ट्रेनिंग किस तरह उसकी मासूमियत को कत्ल कर दिया जाना था, मगर इसके बावजूद वो उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके जाने की तारीख पार्वती के दिल पे लिखी हुई थी। 15 माह का वक्त काफ़ी तवील था, लेकिन जिस तरह चंद माह गुजरने का पता नहीं चला, उसी तरह बाकी वक्त ने भी गुजर जाना था। उसकी वापसी के वक्त वो कराची वापस आ जाती। उसे ढूंढना उस सूरत में इतना आसान काम नहीं था कि उसे सीआई के साथ अपने आदमियों से भी बचना पड़ता। अलबत्ता ये उम्मीद थी कि इतने अरसे बाद सीआई वाले उसे भुला चुके होंगे या कम अज़ कम उसकी तलाश तर्क कर चुके होंगे। और इस्माइल को वो उसके दुश्मन फाजिल खान के कुर्बो जवार में ढूंढ सकती थी कि उसने लाजमन सबसे पहले फाजिल खान को ही ठिकाने लगाना था। वहाँ से टैक्सी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पहुंची, क्योंकि जितनी देर होती जाती उसके लिए ख़तरा बढ़ता जाता। उसकी खुशकिस्मती कि जब वो स्टेशन पहुंची, कराची से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी की आमद में चंद मिनट रह गए थे। इकॉनमी क्लास का टिकट लेके वो गाड़ी का इंतज़ार करने वाली चंद ख्वातीन के हमरा बेंच पर बैठ गई, ऐसे कि कोई भी देखने वाला उसे उन ख्वातीन की साथी समझता। उसने रावलपिंडी का टिकट लिया था, मगर उसका इरादा रास्ते में आने वाले किसी भी मुनासिब मकाम पर उतर जाने का था। गाड़ी के स्टेशन पर आते ही काफ़ी हलचल मच गई। नकाबपोश ख्वातीन की भी काफ़ी बड़ी तादाद नज़र आ रही थी, जो उसके लिए तसल्ली का बायस बनी। मतलूबा डब्बे में सवार होते वक्त भी उसने इस बात का ख्याल रखा कि वो किसी की भी निगरानी करने के वाले को अकेली ना लगे। अपनी नशिस्त पे बैठ के वो गाड़ी चलने का इंतज़ार करने लगी। उसका सबसे बड़ा मसला रहाइश और रकम का हसूल था। इखलाक ने जो रकम उसके हवाले की थी वो इतनी नहीं थी कि ज़्यादा अरसे तक उसका साथ दे सकती। इस रकम के अलावा उसके पास मोबाइल और कानों में पड़े हुए सोने के झुमके ऐसी चीज़ थे जिन्हें बेचकर रकम हासिल की जा सकती थी। मगर उसने इस मसले पर ज़्यादा देर सर खपाना बेहतर नहीं जाना कि पहले तो सीआई से जान बचाने का मरहला था, बाद में जो होता देखा जाता। एक लंबी सीटी लगने के बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और थोड़ी देर में ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। उस डब्बे में मर्दों से ज़्यादा ख्वातीन नज़र आ रही थी। उसके साथ भी 2 उम्र रसीदा ख्वातीन और एक नौजवान लड़की बराजमान थी, जबकि सामने की नशिस्त पे उनके ख़ानदान के मर्द बैठे थे। पार्वती ने खामोशी से आंखें बंद करके अपनी नशिस्त से टेक लगा ली कि वो उनसे अस खुद बातचीत की इब्तदा नहीं करना चाहती थी। यस, बाबर सलीम स्पीकिंग। इरफान के कानों में एक करख्त आवाज़ गूंजी। मिस्टर बाबर सलीम, मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मल लहजे में बोला। मैं कौन? नाम बताओ। नाम को छोड़ो, काम की बात सुनो। आज तूने ऑफिस से 1 घंटा पहले छुट्टी करनी है और गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए साहिल समंदर की तरफ आना है। रास्ते में हमारे 2 साथी मिलेंगे, जिनमें एक के हाथ में काले रंग का ब्रीफ केस होगा। उस ब्रीफ केस में वो सारा मवाद मौजूद है जिसकी तुझे अशद ज़रूरत है। तूने उन्हें 15 लाख का एक चेक लिख कर देना है, जिसे लेकर एक आदमी नीचे उतर जाएगा और चेक कैश करा के अपने साथी को फ़ोन पे मतला कर देगा और दूसरा बंदा ब्रीफ केस गाड़ी में छोड़ते हुए नीचे उतर जाएगा। तुम्हारे के लिए अच्छी खबर यह है कि ये आखिरी किस्त है, इसके बाद हम हमेशा के लिए तुझे भूल जाएंगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ आई। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये आखिरी मर्तबा है? तुम्हें कैसे यकीन आएगा? पिछली मर्तबा भी तुमने यही कहा था कि ये आखिरी मर्तबा है। गलत। पिछली मरतबा फ़ोन पे बात नहीं हुई थी और हमने जो रुका तुम्हें भेजा था उसमें लिखा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये आखिरी मरतबा हो, जबकि अब हम हतमी तौर पर वादा कर रहे हैं कि ये आखिरी मरतबा है।
वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम हमेशा के लिए कराची से शिफ्ट हो रहे हैं और हमें रकम की अशद ज़रूरत है, इसलिए तुझे ज़हमत दी है। मगर 15 लाख की रकम ज़्यादा है। मैं पहले भी काफ़ी रकम अदा कर चुका हूँ और उसके साथ उसकी बात नामुकम्मल होने के बावजूद मुकम्मल थी। हमें उसका इकरार है, इसी वजह से हमने कभी तुम्हारे किसी मुखालिफ से डील नहीं की, वरना तुम्हें पता है इसके लिए ये मवाद किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है। बाकी जहाँ तक रकम का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में तुम्हारे नज़दीक 15 लाख की कोई हैसियत नहीं, जबकि मैं ये वादा भी कर रहा हूँ कि यह आखिरी मर्तबा है। मुझे तुम्हारे वादे पे एतबार नहीं, कोई ऐसी ज़मानत दो जो मेरे लिए काबिल कबूल हो। चलो ठीक है, मुलाकात होने पर अगर हमारा आदमी आपको कायल ना कर सका तो आप रकम की अदायगी ना करना। क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है, तुम इनकार कर देना। वो फिर वही पुरानी धमकी दोहराएगा? नहीं, अब धमकी नहीं देगा। तुम्हारे पिछले ताउन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अलबत्ता वो मवाद तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। चलो एक बार फिर आजमा लेते हैं। आप अपना आदमी यहीं मेरे ऑफिस भेज दें, मैं उसे चेक दे देता हूँ। इस लंबे बकेड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तो आपको बुलाया है ना। इरफान ने प्लान फेल होते देख कर बात बदल ली। वरना पहले कभी जहमत दी है आपको? खुलकर बात करो मिस्टर, क्या ज़रूरत है? ये डील ख़त्म करके एक नई ऑफ़र तुम्हारी मुंतज़िर है और इस मरतबा ब्लैकमेलिंग का खाता नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी का सौदा होगा। और याद रखना, अगर डील होगी तो तुम्हारी पाँचों घी और सर कड़ाही में होगा। मसलन ये फ़ोन पे बताने वाली बात नहीं है। ये इल्म तो आपको होगा ही कि मुझे दौलत की कोई लालच नहीं। हाँ, मगर ये ऑफ़र ऐसी नहीं जिसे ठुकराया जा सके। कुछ इशारा ही दे दो। मसलन मिस यूनिवर्स भी तुम्हारी खिदमत के लिए भेजी जा सकती है। बॉलीवुड की सुपरस्टार्स भी तुम्हारे बेडरूम की ज़ियारत को काबिल फ़ख्र जानेंगी। और बाकी मुलाकात के लिए भी कुछ तफसील रहने दो। आपके बंदे मुझे कहाँ मिलेंगे? ऑफिस से निकलकर अपने घर की जानिब आने वाली सड़क पे सीधे चलते आओ, रास्ते में हमारे आदमी मिल जाएंगे। वो तुम्हारी गाड़ी का मॉडल नंबर वगैरह जानते हैं। ठीक है, मैं 1 बजे अपने ऑफिस से निकलूँगा। उस वक्त तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय कहते हुए इरफान ने भी फ़ोन बंद कर दिया। सर, कैसा रहा? उस वक्त वो आतिफ के ऑफिस पर इकट्ठे थे। पाशा ग्रुप से बाबर सलीम से डीलिंग के तमाम तरीक़ेकार के बारे में वो तफसील से पूछ गिछ कर चुके थे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आतिफ ने इरफान को बाबर सलीम से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी। गुड, बहुत अच्छा। अब 11 बजने वाले हैं। हमारे पास 1 घंटा, इस दौरान अपनी तैयारियों पर नज़रसानी कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह नहीं होगी सर, कहकर उसके सामने बैठे तमाम अफराद दफ्तर से निकलते चले गए। पार्वती कभी कराची से बाहर नहीं निकली थी। उसे इल्म नहीं था कि ट्रेन किन रास्तों से जाएगी। उसने रावलपिंडी का टिकट लिया था। अब रास्ते में वो किसी भी जगह उतर सकती थी। घंटे डेढ़ के सफ़र के बाद उसे इत्मीनान हो गया कि अब वो महफूज है। उस इत्मीनान के साथ बहुत से मसाइल भी मुंह खोले उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सबसे पहले तो उसे ये तयन करना था कि वो कहाँ उतरे, जबकि कराची के अलावा वो पाकिस्तान के किसी शहर से भी वाकिफ़ नहीं थी। चंद बड़े शहरों के नाम तो उसे याद थे, मगर उन्हें देखने का इत्तेफाक उसे नक्शे पे भी नहीं हुआ था। उसका इरादा किसी गैर अहम मकाम पे उतरने का था, जहां खुफिया एजेंसी का कोई नेटवर्क काम ना कर रहा होता। इस एहतियात से उसके पकड़े जाने का खदशा तो कम हो जाता। अलबत्ता गैर अहम मकामात पे सर छुपाने के लिए किसी जगह का ढूंढना काफ़ी दुश्वार और मुश्किल था। उसने करीबन साल भर का अरसा छुप कर गुजारना था और उसके लिए उसे रकम दरकार थी। यूँ तो रकम का हसूल उसके लिए नहायत आसान था, लेकिन उसने अहद कर लिया था कि इस्माइल शाह के अलावा अब कोई उसकी तन्हाई का साथी नहीं बनेगा। ट्रेन के पहियों की गिड़गिड़ाहट के साथ भांत भांत की बोलियां उसकी समातों से टकरा रही थी। जुबान के मामले में वो सिर्फ उर्दू से वाकिफ़ थी। कभी कभार उसके मुंह से हिंदी का कोई लफ्ज़ निकल जाता, लेकिन ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्में देखने वालों की अक्सरियत थी और नौजवान नस्ल ना सिर्फ काफ़ी हद तक हिंदी से वाकिफ़ थी, बल्कि रोज़मर्रा की बोलचाल में भी हिंदी के काफ़ी अल्फाज सुनने को मिल जाते। बेटी, तुम भी लो ना। अचानक उसके कानों में एक शफकत भरी आवाज़ आई। उसने बोलने वाली की तरफ देखा। वो उस सीट पर बैठी उम्र रसीदा औरतों में से एक थी और उसे खाने की दावत दे रही थी। रात का अंधेरा छा चुका था। ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी हुई थी। डब्बे के अंदर फेरी वालों की आवाज़ों का शोर मचा हुआ था। एक अच्छी बात यह हुई थी कि उस ख़ानदान के मर्दों ने आमने सामने की दोनों सीटों के साथ एक बड़ी सी चादर बांधकर उन सीटों को एक अलहदा कैबिन की शक्ल दे दी थी। आप खाएं ना माँ जी, वो माता कहने लगी थी कि आखिरी लम्हों में उसने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लिया। हम तो खा ही रहे हैं बेटी, तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मौके गनीमत समझते हुए वो भी उनके साथ शरीक होगी। इस मकसद के लिए उसे नकाब उतारना पड़ा था। उसकी दिलकश शक्ल ऐसी नहीं थी कि मर्द आसानी से नज़र चुरा सकते। बड़े मियाँ को छोड़कर तीनों जवान आदमी बुजुर्गों को नज़र बचाकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगे। एक नौजवान लड़की भी वहाँ मौजूद थी। वो भी बड़ी दिलचस्प नज़रों से उसे घूरने लगी।
वो उनसे अनजान बनी खामोशी से खाना खाती रही। अगर वो चाहती तो उनमें से किसी को भी अपना गर्विदा बनाकर आसानी से उस खानदान में जगह बना सकती थी, मगर एक तो उसने मर्दों से हर किस्म के ताल्लुकात ना रखने का फैसला कर लिया था और सफ़र के पहले ही कदम पे वो अपने इरादे के खिलाफ नहीं कर सकती थी। दूसरा, ख्वामखा किसी के जज्बात से खेलना भी वो मुनासिब नहीं समझती थी। इससे पहले उसकी ज़िंदगी का मकसद ही मर्दों के जज्बात से खेलना और उन्हें अपना गर्विदा बनाना था, पर अब वो उस ज़िंदगी को खैर बात कह चुकी थी। बेटी कहाँ जा रही हो, अकेली हो क्या, कोई मर्द साथ नहीं है? उसे खाने की दावत देने वाली उम्र रसीदा खातून एक ही सांस में 2-3 सवाल पूछ गई। नवाला चबाने के बहाने वो कोई मुनासिब जवाब सोचने लगी। बड़ों के साथ तीनों नौजवान लड़के भी शिद्दत से उसके जवाब के मुंतज़िर दिखाई दे रहे थे। वो उनकी उमंगों पे ओस डालते हुए बोली, माँ जी, मेरा खामन स्टेशन पे मुझे लेने आएगा। यहाँ अब्बू जान मुझे स्टेशन पे छोड़ने आए थे। अब ऊपर वाले के करम से इतना अच्छा साथ मिल गया तो मैं अकेली कहाँ रही। वो जानबूझकर जाने के मकाम के बारे में जवाब गोल कर गई थी, मगर खातून ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, जाना कहाँ है बेटी? मुल्तान। उसके मुंह से गैर इरादी निकला। अच्छा, मुल्तान में किस जगह तुम्हारा घर है? खुशकिस्मती से हमने भी मुल्तान जाना है। ये तो मुझे पता नहीं। कोई उल्टा सीधा पता बताकर वो खुद को मशकूक नहीं करना चाहती थी। ये क्या बात हुई? माँ जी, पहली मर्तबा वहाँ जा रही हूँ ना। मेरा खामन स्टेशन पे मुझे लेने आएगा। और आप किस सिलसिले में कराची आए थे? वो उसके सवालों से जान छुड़ाने की गर्ज से मुस्तफसर हुई। एक शादी में शिरकत की गर्ज से आना हुआ था बेटी। अच्छा माँ जी, ज़रा तारुफ तो करा दे अपने ख़ानदान का। पार्वती ने सवालात के सिलसिले को तोड़ दिया। ये है मेरी बेटी सानिया। उसने नौजवान लड़की की तरफ इशारा किया। और ये मेरे बेटे उमैर, हैदर और ज़ुबैर है। इनके साथ इनके वालिद साहब तशरीफ़ फरमाए। और ये है मेरी नंद। उसने अपने साथ बैठी दूसरी बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके खावंद अल्लाह बख्शे पिछले साल फोत हो गए हैं। औलाद कोई नहीं, आजकल हमारे साथ ही रहती हैं। तो बच्चों की शादी वादी का कुछ नहीं सोचा? उसने सवालात का सिलसिला जारी रखा। बस बेटी, मुनासिब रिश्तों का इंतज़ार है। आपको तो पता है आजकल अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। आपकी बात 100% दुरुस्त है माँ जी, वो उसकी तायद में बोली। उसी असना में रेलगाड़ी चल पड़ी। कुछ देर मज़ीद उसका इंटरव्यू लेकर वो उठते हुए बोली, माँ जी अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी नींद ले लूँ? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। पार्वती की सादतमंदी उसे अच्छी लगी थी। इसके अलावा किसी ने पार्वती से बातचीत की कोशिश नहीं की थी। वो बर्थ पे चढ़कर लेट के उसके सवालात से जान छुड़ाने का उससे अच्छा बहाना उसे नहीं सूझा था। यूँ भी वो मुस्तकबिल के बारे में कोई लाया अमल सोचना चाहती थी, और ऐसा उसी वक्त मुमकिन था जब उसे कोई डिस्टर्ब ना करता। सर यहाँ से निकल पड़ा है। आतिफ को इमरान की आवाज़ सुनाई दी। ओके, हम मुंतज़िर हैं, कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ते किया और इरफान से बोला, शिकार उस तरफ रवाना हो गया है। जवाबन उसने सर हिलाने पे इक्तफ़ा किया था। थोड़ी देर बाद इमरान की कॉल दोबारा आई। सर, आपकी लोकेशन से 50 गज़ की दूरी पे है। इमरान चूँकि उसके ताक़ुब में था और उसे आतिफ पार्टी की लोकेशन मालूम थी, इसलिए वो उन्हें पल पल की खबरें दे रहा था। इरफान, देखो शिकार नज़दीक पहुंच गया है। सर, मुझे उसकी कार नज़र आ गई है। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर बाबर सलीम की कार को रुकने का इशारा किया। बाबर ने भी उन दोनों को देखकर कार साइड पर करते हुए रोक ली। आतिफ फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बेतकल्फ़ी से उसके साथ बैठ गया, जबकि इरफान पीछे बैठ गया था। उनके बैठते ही बाबर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये ले चेक। उसने जेब से साइन शुदा चेक निकाल कर आतिफ की तरफ बढ़ाया, जिसे लेकर आतिफ ने इरफान के हवाले कर दिया। बैंक के पास उतरना है? वो मुस्तफसर हुआ। नहीं, सीधे चलते रहो। आपको किसी से मिलाना है। अगर डील हो गई तो ठीक है, वरना आप वहाँ से वापस चले जाना, और जितनी देर आप उससे बात करेंगे उतनी देर में हम चेक कैश करा लेंगे। कौन है वो और कहाँ मिलेगा? हमारा एक दोस्त है। और आतिफ ने उसे गेस्ट हाउस का पता बतलाते हुए कहा, वहाँ आपका मुंतज़िर है। मेरी मतलूबा चीज़ें ले आए हो? ऑफ कोर्स। आतिफ ने घुटनों पर रखे बैग की तरफ इशारा किया। कहकर बाबर खामोश हो रहा। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो गेस्ट रूम पहुंच चुके थे। गाड़ी रोककर तीनों नीचे उतरे। आतिफ बोला, गाड़ी की चाबी इधर दो। क्यों? बाबर सलीम के मुंह से निकला। जवाबन आतिफ का हाथ घुमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ा। तो तुम, ये क्या मतलब है इसका? बाबर सलीम के होंठों से बेरब्त अल्फाज निकले। वो भी बता देते हैं, पहले चाबी इधर करो। आतिफ जहरखुन लहजे में बोला। उसे इस किस्म की गंदी मछलियों से सख्त नफरत थी। गाड़ी में भी वो मुश्किल से खुद पे जब्त किए बैठा था, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि वहीं पे उसकी पटाई शुरू कर दे। देखो, तुम मायदे के खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैंने तुम्हारे तमाम मुतालबात पूरे किए हैं, बाबर सलीम संभलते हुए बोला। आतिफ जहरखुन लहजे में बोला, बेटा, जिनके मुतालबात पूरे किए हैं वो भी तुझे यहीं मिलेंगे। क्या मतलब? बता देते हैं, ज़रा कपड़े उतारने की जहमत करो।
आप क्या करना? सवाल नहीं। इस मरतबा उसके चेहरे पे इरफान का जोरदार थप्पड़ लगा। ये तुम अच्छा नहीं करे, मैं तुम पे केस कर दूंगा। मगर इरफान के दूसरे थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसे पता चल गया था कि जो कह रहा था उस पे बेचू चरा अमल करने में आफियत है। वो होंठ काटते हुए अपना लिबास उतारने लगा। थोड़ी देर बाद वो सिर्फ अंडरवेयर में था। इरफान, तुम ये लिबास और गाड़ी ले जाओ और कार्रवाई मुकम्मल करो। और इमरान और हमीद जो ससना में वहाँ पहुँच गए थे उनसे बोला, उसे मेहमान खाने में ले जाकर ज़रा अच्छी खातिर तवाज़ो करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जी सर कहकर इमरान बाबर सलीम से बोला, चल भाई। और बाबर सलीम खामोशी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया।